students, I am Ekta Singh, your science teacher, NCERT book of biology for class 9. आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि दोनों में क्या क्या मीनिंग है दोनों के नेम का और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों का कंपैरिजन स्टडी। ठीक है, कि क्या किस में अवेलेबल है और क्या किस में अवेलेबल नहीं है, क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या क्या ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक में है और यूकैरियोटिक में नहीं है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि इनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो आप अपने आंसर को किस तरह से आप इसमें डिज़ाइन करके अपनी सेल्फ मेड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या आप हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से हैं, आप इस क्लास में आए हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में समझा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर्स का मतलब होता है उसके विशेष गुण। ठीक है, सेल और यूकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी इन्हें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मीनिंग हमने समझा था, एक बार फिर से मीनिंग हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, टू टर्म्स से मिलकर के ये टर्म्स बने हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। ठीक है, वो टू टर्म्स किस तरह से इसमें है और टू टर्म्स से मिलकर के बना टर्म ये किस तरह से है। ठीक है, पहला आता है प्रो, फर्स्ट टर्म इज प्रो एंड सेकंड टर्म इज कैरियन। ठीक है, थर्ड तो ये हमारा सेल है। सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। हमें ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, हम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये भी वही चीज है, तो इसका इस एरो का पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अभी फिलहाल इसको समझते हैं, प्रो और कैरियन। ठीक इसी तरह यूकैरियोटिक के भी टू टर्म्स हमने समझे थे, फर्स्ट इज यू एंड सेकंड इज व्हाट, कैरियन अगेन। ठीक है, फिर से कैरियन तो दोनों में वही है। ठीक है, बस फर्स्ट वाले टर्म में चेंजेस है। टर्म मींस शब्द। ठीक है, तो इसका जो प्रो टर्म है इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव इन इंग्लिश, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्राथमिक। प्राथमिक, प्राथमिक मतलब शुरुआती, प्राथमिक मतलब शुरुआती। और कैरियन का मीनिंग क्या होता है? कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, मतलब कि केंद्रक। जिसे हमने हिंदी में केंद्रक पढ़ा है उसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक को या शुरुआती को हम प्रिमिटिव कहते हैं। अब बात करते हैं, आपके अंदर डाउट होगा कि मैम यहाँ पर तो सिर्फ टू लेटर्स का फर्स्ट टर्म है ई और यू, तो इस यू का क्या मीनिंग हो सकता है? बेटा ये सारे जो टर्म्स दिए गए हैं ना बायोलॉजी में, ये लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। इनका जो ये यू है, इस यू का मीनिंग होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू मीन्स क्या होता है हम सभी को पता है, सत्य। इसे भी हम अपनी प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कैरियन तो अभी हमने समझाया है क्या होता है, यहाँ से अभी हमने समझा है न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्र। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं इनसे रिलेटेड कंपैरिजन की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? इसमें होती है, नहीं होती है, और इसमें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है सेल वॉल के बाद में? सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल के बाद में इसके अंदर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। किसकी हम बात करेंगे? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं? जीव द्रव्य को। साइटोप्लाज्म हम किसको कहेंगे? जीव द्रव्य को। सेल वॉल हम किसको कहेंगे?
कोशिका भित्ति को इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था। साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे कवरिंग होती है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इस तरह से एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये जो फ्लूइड है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है तो ये 3 लेयर्स की काफी थिक होती है, यानी कि 3 लेयर की बनी हुई काफी मोटी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये आउटर लेयर होती है यानी कि बाह्य परत, ठीक है। और ये इसकी कैसी होती है, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, मध्य परत, और सबसे लास्ट वाली क्या होती है, इनर लेयर होती है। इनर लेयर मतलब कि अंतः परत, ठीक, अंतर कह सकते हैं या आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आंतरिक परत, ठीक। इन तीनों से मिलकर के बनी हुई कौन होती है, सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, जो कि क्या होती है, काफी मोटी होती है, काफी थिक होती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है पर कोई नहीं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। काफी थिक होती है यानी कि मोटी होती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। दूसरी चीज ये होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक है। और ये जो केंद्रक है ये इसके ऊपर ये आप एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिसने केंद्रक को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, जो कि केंद्रक को, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। तो इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अर्थात केंद्रकीय झिल्ली, अर्थात केंद्रकीय झिल्ली, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर में एक न्यूक्लियोलस होता है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, ये एक समझ लीजिए क्या है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। पहले आज हम यही समझ लेते हैं, कंपैरिजन अपना हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो कंपैरिजन है, आप पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो कंपैरिजन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर मेरी सराउंडिंग से वॉइस आ रही है सो प्लीज अवॉइड इट, यू कैन फोकस ओनली इन माई वॉइस, आपको सिर्फ मेरी आवाज में फोकस करना है, अदरवाइज कोई भी आवाज है आप उसे इग्नोर करिए, ठीक है। एनो मीन्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रकीय झिल्ली है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक ये केंद्रक उपस्थित होता है, थोड़ा सा ठीक होता है, और ये केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इसे हमने न्यूक्लियस कहा, इस तरह, ठीक। और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए कुछ इस तरह से करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर में ये डीएनए है, अब इस डीएनए को हम अलग निकाल करके देख सकते हैं। ये जो इस तरह से गुड़मुड़ गुड़मुड़ हम लोगों को एक मतलब वैसा मिलता है, संरचना दिखती है, ये एक्चुअली इस संरचना के अंदर में क्रोमोसोम्स होते हैं। मान लीजिए ये मैंने इस तरह से बना दिया, इसके अंदर इस तरह से ये सेंट्रियोल से जुड़े हुए, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये है, ये नहीं है डीएनए, ये डीएनए है,
ये क्या है? क्रोमोसोम है, एक पेयर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमेशा आपको पेयर में ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इस सेल के अंदर में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से होता है कुछ स्ट्रक्चर, आप अपनी बुक में भी देखेंगे और यहाँ भी आप देख लीजिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा का घर कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार कर लीजिएगा इसको, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? अपना सेल्फ डीएनए होता है। इसने कह दिया न्यूक्लियस से जाओ, हमें तुम्हारा डीएनए नहीं चाहिए, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना डीएनए, ठीक है। तो अपने डीएनए होने की वजह से ये क्या करता है? इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी हमारे वो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हम इसके अंदर भी एनर्जी होती है। आप ये महसूस करिए, अगर आप एक दिन का फास्ट करते हैं तो आप बेहोश नहीं हो जाते हैं, हमारी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। हम फिर भी जीवित रह लेते हैं, भूखे भी हम जीवित रह लेते हैं, ठीक है। हम इतना वीक फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हर पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है। हमने पढ़ा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। आपको वो पहले देखना चाहिए, तब आपको ये क्लास ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखिए, हर कंटेंट, हर वीडियो अपने ऊपर वाले टॉपिक पर बेस्ड होता है। सबसे पहले आपको मेरी प्लेलिस्ट में दी गई लिंक के थ्रू, ठीक है, फुल चैप्टर को स्टार्टिंग से देख लेना चाहिए, फिर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, या एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन कर पाता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, इस तरह से, ठीक, इसके चारों तरफ होती है। चलिए, मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे बना दिया। कुछ में क्या होता है? इस तरीके से दानेदार संरचना पाई जाती है। अगर आपको कम दिख रहा हो, ठीक है, वीडियो में, तो आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ दानेदार संरचना दिखती है, ठीक है। और इस दानेदार संरचना को हम क्या कहते हैं? इस दानेदार संरचना को, या इन जो दानों को जो छोटे छोटे मोती जैसे हैं, इन्हें हम कहते हैं आरएनए। इन्हें हम कहते हैं आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मोती वाली जो ये संरचना है, इसकी वजह से जो ये वाली बड़ी सी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे जो हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे भी हम यही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दानेदार संरचना की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सरफेस, इसकी ये जो सतह है, ये खुरदरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, यानी कि रफ हो जाती है। तो रफ होने की वजह से हम इसे कह देते हैं RER। RER का मतलब है रफ, E से है एंडोप्लाज्मिक, फिर R से है रेटिकुलम, ठीक है। फिर सेकेंड टाइप में आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे दानेदार जो मोती वाली संरचना है वो है ही नहीं, तो जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है? वो उसकी सरफेस एकदम स्मूथ है, चिकनी है, तो उसकी सतह चिकनी होने की वजह से हम उसे कहते हैं SER। SER का मतलब क्या है? S फॉर स्मूथ, ये R का मतलब रफ,
है खुरदरी, ठीक। एस का मतलब स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना, ठीक है। तो ये दो प्रकार के, टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पढ़ने को मिलता है सेल्स के अंडर में, ठीक है। और साइटोप्लाज्म ये मैंने आपको बताया था, जो ये फ्लूइड होता है अंदर। इसके अलावा बहुत ही कुछ इसमें अभी और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, पर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और काफी ज्यादा हो रहा भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पहले समझेंगे कंपैरिजन, जो कि आज मैंने स्टार्ट किया था, पर मैंने ये देखा ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि अभी स्ट्रक्चर ही हमें क्लियर नहीं है। जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो हम तब तक अपना ये जो कंपैरिजन है दोनों सेल्स का, वो हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आंसर किस तरह से डिजाइन करना है ये मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी, तो ये सुनते हुए जाइए। सबसे पहले जब सेल्स के बारे में आपको शॉर्ट में भी आंसर मिलता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल सेल का, जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया है, आप डायग्रामेटिक वे में आंसर जरूर करिएगा, आपको डायग्राम के नंबर जरूर उसमें मिलेंगे। हाफ नंबर आपको उस क्वेश्चन के उसमें जरूर मिलते हैं। मान लीजिए 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि सेल के बारे में लिखिए 5 लाइन्स, तो 5 लाइन्स के साथ में आपको एक बेसिक डायग्राम बना देना है। उस 2 मार्क्स में से आपके 1 मार्क तो डन, ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया बाकी छोड़ दिया, लेबलिंग भी करना सीख जाएंगे, ठीक है। जब आपको स्ट्रक्चर और उनके नेम्स पता होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि क्या किसको कहते हैं, कैसा किसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसी किसकी संरचना होती है, क्या किसका नाम है, ये भी आप समझ जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनते हैं और आप व्यूज भी अच्छे आते हैं, आप भी बहुत प्यार देते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो फिर एक लाइक करने में क्या ही जाता है, ठीक है। सिर्फ उस पर क्लिक ही तो करना है, उसमें कौन सा आपको पैसा लगेगा, या मैं बोल दूंगी कि अरे अगर आपको पसंद आई है मेरी क्लास प्लीज मुझे इसका पेमेंट दीजिए। बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, कोई भी पेड क्लास नहीं है, आपको फ्री में डिटेल्ड क्लासेस मिल रही है, ठीक है। बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में प्यार भरा फीडबैक देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ सेल्स के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का।